बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जब आपके ब्लड में 180 के ऊपर शुगर जाता है तो वह पेशाब में से बहना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब आपने 4 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, या आपके केस में यहाँ पर आपने समोसा खाया, उसका ग्लूकोज तैयार हुआ। ग्लूकोज तैयार होने के बाद में वो आपके शरीर में उससे ऊर्जा नहीं कन्वर्ट हुई, बल्कि आपके पेशाब से वो बाहर निकल गया। इसीलिए मधुमेही बोलते हैं, साहब मैं खाना भी अच्छा खाता हूँ, भूख भी अच्छी लगती है, फिर भी मेरा वजन कम हो रहा है। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है अमर जाजू और आप देख रहे हैं हेल्दी इंडिया एट नेशन नेक्स्ट। आज हमारे साथ है सीनियर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गुप्ता। आज डॉक्टर गुप्ता से हम लोग बात करेंगे डायबिटीज़ के बेसिक्स के बारे में। डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज़ क्यों होता है, कौन कौन लोग इसके रिस्क पे है, क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है, किन किन टाइप के डायबिटीज़ है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग टू नो अबाउट डायबिटीज़। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है हमारे शो पे। धन्यवाद अमर जी। सर, बेसिक से ही शुरू करते हैं। सरल भाषा में कहा जाए तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ या मधुमेह यानी का अर्थ होता है हमारे शरीर में शुगर की मात्रा का बढ़ना। अब आप जो भी खाना खाते हैं, चाहे आप दाल, चावल, रोटी, सब्जी, फल, फ्रूट जूस, आइसक्रीम, मीठा, जो भी आप खाते हैं, अल्टीमेटली हमारे शरीर में अंदर जाने के बाद यह जो खाना है इसका पाचन होता है, और पाचन होने के बाद ग्लूकोज तैयार होता है। खाना क्यों खाते हैं? कि हमारे शरीर में उससे ऊर्जा तैयार होना चाहिए। आपको हाथ पैर चलाना है, आपका ब्रेन काम करना है, आपका हार्ट पंप करना है, आपकी सांस चलनी है, आपके हाथ पैर चलना चाहिए। इन सब चीज़ों के लिए हमारे को ज़रूरत होती है एनर्जी की या ऊर्जा की। तो जो आप खाना खाते हैं उसका ग्लूकोज तैयार होता है, परंतु ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने के लिए हमारे शरीर में एक हार्मोन की ज़रूरत होती है, और यह जो हार्मोन है हमारे शरीर की एक ग्रंथि होती है जो पेट में होती है। हमारे स्टमक के पास जो डियोडिनम होता है उसके पास एक ग्रंथि होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पेनक्रियास। क्या बोलते हैं? पेनक्रियास। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्वादुपिंड। तो अमर जी, ये जो पेनक्रियास है इसमें से एक बीटा सेल्स होते हैं, इसमें अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उसमें एक बीटा सेल्स होते हैं। दीज बीटा सेल्स दे सिक्रीट अ हार्मोन विच इज कॉल्ड एज इंसुलिन। सो इंसुलिन जो हार्मोन है यह आपके शरीर के ग्लूकोज से ऊर्जा बनाने का काम करवाता है। इधर से आपने खाना खाया, आपके शरीर में इधर ग्लूकोज तैयार हुआ, अब वह ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल्स में जा रहा है। इधर से जैसे ही हमारे पेनक्रियास को मालूम पड़ा कि अमर जी ने कुछ समोसा खाया है, तो वह ग्लूकोज वहाँ से इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है, और वह इंसुलिन हमारे ग्लूकोज को कैरी करता है और लेकर जाता है हमारे सेल्स के पास में, फैक्ट्री में। सेल्स है ना, फैक्ट्री बोलते हैं। कोई भी, हमारा पूरा शरीर कोशिकाओं से बिछा हुआ है, सेल्स से बिछा हुआ है, और ये सेल्स के अंदर ही एनर्जी फॉर्म होती है। तो ग्लूकोज जो जब कैरी जो होता है इंसुलिन के साथ हमारे सेल्स के पास में, तो वहाँ सेल की ताला खोलने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, आप समझे मेरी बात को? यदि आपने खाना खाया, ग्लूकोज तैयार हो गया, वहाँ तक सब ठीक है, पर ग्लूकोज से यदि आपको एनर्जी चाहिए तो उसके लिए इंसुलिन रहना जरूरी है, क्योंकि इंसुलिन इज रिक्वायर्ड एज अ की टू ओपन द डोर ऑफ द फैक्ट्री वेयर ग्लूकोज विल एंटर, एंड उसके बाद में फिर वहाँ एनर्जी बनेगी। अब आप कल्पना कीजिए कि आपके बीटा सेल कौन सी जो इंसुलिन बना रहे हैं वो खराब हो गए, तो क्या होगा? ताले की चाबी नहीं है, इंसुलिन बनना बंद हो जाएगा या इंसुलिन बनना कम हो जाएगा। खाना तो खा लिया, ग्लूकोज भी तैयार हो गया, परंतु यह ग्लूकोज ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपके शरीर में इंसुलिन या तो बन नहीं रहा है या फिर काम नहीं कर रहा है। अब हमने बनने का तो बता दिया कि आपका बीटा सेल्स पे खराब हो गए किसी कारण से, और उन्होंने पूरी तरह से बनाना, इंसुलिन बनना बंद हो गया। तो ऐसे लोगों के शरीर में इंसुलिन पूरी तरह से बनना बंद हो जाता है, उनका शुगर फिर बढ़ते चले जाता है। 180 के ऊपर शुगर जाता है तो हमारे यूरिन में से निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। जब आपके ब्लड में 180 के ऊपर शुगर जाता है तो वह पेशाब में से बहना शुरू हो जाता है। कहने का मतलब आपने 4 रोटी खाई, 3 रोटी खाई, या आपके केस में यहाँ पर आपने समोसा खाया, उसका ग्लूकोज तैयार हुआ। ग्लूकोज तैयार होने के बाद में वो आपके शरीर में उससे ऊर्जा नहीं कन्वर्ट हुई, बल्कि आपके पेशाब से वो बाहर निकल गया। इसीलिए मधुमेही बोलते हैं, साहब मैं खाना भी अच्छा खाता हूँ, भूख भी अच्छी लगती है, फिर भी मेरा वजन कम हो रहा है। तो यह जो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो इंसुलिन जिस दिन पहले दिन से जिस दिन काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे बच्चों को जीवन भर इंसुलिन लेना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं
टाइप 1 डायबिटीज। सर अभी आपने बताया कि टाइप 1 डायबिटीज कैसे होता है, डायबिटीज के क्या क्या प्रकार है, किन किन टाइप के तो डायबिटीज जैसा एक हमने अमर जी बताया कि एक होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 जो डायबिटीज होता है उसमें इंसुलिन तो बनना कम होता है, पर फिर भी काफ़ी कुछ हद तक बनते थे। 50% इंसुलिन बनना बंद हो गया, पर 50% सेल्स अभी भी काम कर रहे हैं और इंसुलिन बन रहा है। पर इन लोगों में इंसुलिन रह के भी इंसुलिन काम नहीं करता, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। अब ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या होता है, आपके पूरे शरीर में, आपके मांसपेशियों में, आपके फैट टिश्यू में, आपके लीवर में, जहाँ जहाँ पर मांसपेशियाँ हैं, मसल्स में, स्केलेटल मसल बोलते हैं, वहाँ पर इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं। जब इंसुलिन पैनक्रियास से निकल के आता है तो पहले इन रिसेप्टर को मिलता है और फिर आगे का काम ग्लूकोज को कैरी करके फैक्ट्री तक लेके जाता है। अब कल्पना कीजिए कि इंसुलिन तो बन रहा है पर इंसुलिन रिसेप्टर्स हमारे शरीर में नहीं है। तो जिन लोगों के शरीर में, जिन लोग मोटापा ज़्यादा होता है या जो एक्सरसाइज बराबर नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में इंसुलिन रहता है पर कई बार इंसुलिन अच्छे से काम नहीं करता। जिनका पेट यदि बढ़ गया हो गया तो सेंट्रल ओबेसिटी हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन है पर वो काम नहीं कर रहा है। एक चीज़ हुई कि बीटा सेल खराब है करके इंसुलिन बन नहीं रहा, और दूसरा है मोटापे के कारण या इनएक्टिविटी के कारण इंसुलिन है परंतु इंसुलिन बराबर काम नहीं कर रहा। तो एक हो गया इंसुलिन डेफिशिएंसी और एक हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो दोनों के कॉम्बिनेशन जब होते हैं तब भी हमारे शरीर में शुगर बढ़ जाता है। तो जो टाइप 2 डायबिटीज़ होता है उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन डेफिशिएंसी दोनों कॉमन होती है। टाइप 1 डायबिटीज़ में बेसिकली इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। तो जब हमारे बीटा सेल्स, यूजुअली जो टाइप 1 डायबिटीज़ होता है हमारे जो बच्चों में ज़्यादा कॉमन होता है, 5 से 15 साल में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। कभी कभी ये 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, और हमने इवन 60-70 साल के लोगों को भी टाइप 1 डायबिटीज़ होते हुए देखा है। पर कॉमनली ये बच्चों का डायबिटीज़ है, छोटे से छोटे बच्चों को हो सकता है। हमने जो सबसे छोटा बच्चा देखा है वो हमारे सेंटर पे वो 9 महीने का था। पूरे विश्व में जो देखा गया वो 6 महीने का बच्चा था। तो छोटे बच्चों को पहले दिन से इंसुलिन, उनको लगता है दिन में 3 से 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, परंतु यदि इन्होंने इंसुलिन बराबर लिया तो इनकी लाइफ नॉर्मल बाकी जो के जैसे रह सकती है। दिस इज कॉल्ड एज टाइप 1 डायबिटीज़। दूसरा हमने बताया टाइप 2 डायबिटीज़, ये अक्सर बड़े लोगों को होता है। कॉमन एज जो थी पहले 30 साल थी, आजकल 25 साल से भी लोगों, पहले 40 साल में होता था, फिर 30 साल में होना शुरू हुआ, और अभी ऐसा देखा है कि यंग लोगों को हो रहा है। 25 साल के लोगों, बच्चों को भी, 20-22 साल के लोगों को भी टाइप 2 डायबिटीज़ हो रहा है। पर इसमें कुछ साल गोलियां काम करती है। छोटे बच्चों को जीवन भर इंसुलिन लेना है, बड़े लोगों के डायबिटीज़ में टाइप 2 में कुछ साल तक गोलियां काम करती है, और आगे समय में, कुछ समय आने के बाद में गोलियां भी काम करना बंद कर देती है 14 साल 12 साल के बाद में, और उनको फिर अल्टीमेटली इंसुलिन पर जाना पड़ सकता है। ये हो गया टाइप 2 डायबिटीज़। तीसरा एक डायबिटीज़ होता है, उसको हम लोग जेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं, प्रेगनेंसी का डायबिटीज़, जो टिपिकली प्रेगनेंसी में आता है और डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाता है। इधर बच्चा हुआ कि इधर आपका डायबिटीज़ गायब। यूजुअली 6 महीने या 5.5 साढ़े 5-6 महीने के बाद शुरू होता है, और डिलीवरी के बाद जब पर इसमें भी हमको शुगर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना पड़ता है। चौथा एक और डायबिटीज़ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अदर टाइप ऑफ डायबिटीज़, यानी उसमें सेकेंडरी डायबिटीज़ बोलते हैं। जो अभी आपने बहुत सारे लोगों को सुना है कि लोगों ने स्टेरॉइड खाए कोविड के समय में और उस समय उनका शुगर एकदम से बढ़ गया, तो वो स्टेरॉइड इंड्यूस्ड डायबिटीज़ हो सकता है। कुछ जो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग्स रहती हैं, क्या एंटी कैंसर ड्रग्स, एंटी HIV ड्रग्स, उनके कारण हो सकता है। कुछ केमिकल से हो सकता है, कुछ कंजेनाइटल हो सकता है। तो वो सब पूरा ग्रुप होके एक अल्कोहल से भी डायबिटीज़ होता है। अल्कोहल ऑल्सो कॉजेज डायबिटीज़, उससे पेनक्रियाटाइटिस होगा और पेनक्रियाटाइटिस से डायबिटीज़ होता है। इडियोपैथिक पेनक्रियाटाइटिस होता है, पेनक्रियास का इन्फेक्शन हो गया, उससे भी डायबिटीज़ हो जाता है। बताइए पथरी कहाँ कहाँ पर देखिए सुनी है शरीर में? एक किडनी स्टोन आपने सुना होगा, दूसरा आपने इवन गॉल ब्लैडर का स्टोन सुना होगा कि भाई वो पित्ताशय में पथरी हो गई, किडनी में स्टोन हो गया। आज हमारे श्रोताओं को हम बताते हैं कि पेनक्रियाज में भी पथरी हो सकती है, और उसको हम पेनक्रियाज की पथरी वाला डायबिटीज़ बोलते हैं, फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटिक डायबिटीज़। क्या बोलते हैं? फाइब्रो कैलकुलस पेनक्रियाटिक डायबिटीज़, कि जिनको, और इसमें अल्कोहलिक भी हो सकते हैं और नॉन अल्कोहलिक भी हो सकते हैं। और हमारा क्षेत्र भी विदर्भ के आसपास में यदि हम देखेंगे, FCPD का डायबिटीज़ काफ़ी कॉमनली मिलता है। बहुत कॉमन नहीं है, परंतु कुछ पॉकेट्स में इंडिया में मिलता है। बाहर के देशों में ये डायबिटीज़ थोड़ा सा नहीं के बराबर है। Subscribe to Nation Next YouTube channel and press the bell icon to get regular updates from Nation Next. Also like Nation Next Facebook page and follow us on Instagram and Twitter.